हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग अगर इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है इसका थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। और आपको बता दें बच्चों कि आज जो यह जीएस का 16वां क्लास है। इससे पहले 15 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप लोग इस पिछली क्लास को नहीं देखे तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का जो है प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप क्या कर सकते हैं, पिछले क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी क्लास यहाँ पे हो रहा है बच्चों वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें बच्चों कि जिन बच्चे को पता नहीं है कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आता है, तो आपको बता दें कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा में कुल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन मैथ का होता है, 50 जीके का होता है और 50 जो है आपका जीएस का होता है। ठीक है, तीनों मिलाकर के आपका यहाँ पे 150 प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं, जीएस का। ठीक है, और मैथ्स का भी क्लास आपका चलता है और जीके का भी आपका क्लास जो है इस पर चलता है। तो कंप्लीट क्लास जो है आपका चलता है तीनों सब्जेक्ट का। तो आप लोग जितने भी क्लास इस चैनल पर आ रहे हैं उसको आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपका जो एग्जाम है बहुत ही आसानी से क्या हो पाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए आपका समय ना लेते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, पूछा जा रहा है कि नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। नाई जो होता है बच्चों, हजाम जो दाढ़ी बाल वगैरह बनाता है, वह जो दर्पण यूज करता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो नाई जो यूज करता है बच्चों वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? नाई जो बाल दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें बच्चों कि डॉक्टर वगैरह जो भी प्रयोग करते हैं, जैसे जो नाक कान के डॉक्टर होते हैं, आंख वाले डॉक्टर होते हैं, वो भी आपका यही दर्पण आपका प्रयोग करते हैं। कौन? अवतल दर्पण। तो बी आंसर सॉरी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलय करते समय, ठीक है, कलय करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा यूज हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वो धुआं क्या होता है बताइए। जब पीतल के बर्तनों को कलई करते समय क्या किया जाता है बच्चों, गर्म बर्तन से सफाई करने के लिए जो उसमें प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण, उस टाइम जो उससे धुआं निकलता है वह धुआं क्या होता है, यही आपको बताना है। हाँ, ठीक है, तो उस समय जो धुआं निकलता है बच्चों वो होता है आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है मिश्रण होता है। ठीक है, तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 2 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कच्चे फलों को, ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे आम का ही सीजन अभी है तो क्या करेंगे, पूरा पक जाने के बाद तो आम को नहीं तोड़ेंगे ना, आप कच्चे में ही उसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको आप पकाएंगे। तो ठीक है, तो कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए प्रयोग की जाती है गैस किसी भी फल को, वो कौन सा गैस होता है, तो वो होता है आपका एथिलीन। कौन सा गैस होता है बच्चों, एथिलीन गैस होता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों यह ऐसा गैस होता है ना, अगर इसको कोई मनुष्य सूंघ लेना तो वो क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, चलिए तो किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कार्बेट के नाम से भी जानते होंगे, आता है ठोस पदार्थ, उसको क्या कर दिया जाता है, रख जाता है और उसको ढक दिया जाता है, फिर उससे जो गैस निकलता है उससे क्या होता है, आपका फल पक जाता है। चलिए अगला देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है बच्चों। ठीक है, और यह क्या है वही आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों कि ये जो होता है ना नाइट्रोग्लिसरीन, एक प्रकार का रंगहीन तेलीय द्रव होता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, एस्टर, जिसको किस नाम से जानते हैं, एस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। एल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद क्या है आपको बताना है। तो एल्कोहलिक खमीरीन का जो आखिरी उत्पाद है बच्चों वो है आपका एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें बच्चों कि एथिल अल्कोहल जो है एक तरह का रंगहीन द्रव है तथा क्या करता है, यह अत्यधिक ही ज्वलनशील होता है। ठीक है, इसे पीने से आपका शरीर में क्या होता है, उत्तेजना आती है। ठीक है, इसको पीने से क्या होता है, शरीर में आपका उत्तेजना आता है। इसीलिए खास करके जो इसका प्रयोग है बच्चों वो मादक द्रव्य, जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शराब वगैरह बनाने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों, उसको कांच के बर्तन में क्या किया जाता है, नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो किसके साथ कभी अभिक्रिया करता है, ये आपको बताना है। तो यह जो अभिक्रिया करता है बच्चों, ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 7 नंबर पूछा जा रहा है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जो है जम जाती है, वह धातु कौन सी है, बताइए। अगर आप किसी धातु को थोड़ी देर तक वायु में रखते हैं तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर जो है हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जो है जम जाता है, वह धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो जो धातु है बच्चों आपका, वो हो जाएगा आपका चांदी। चांदी को अगर आप क्या करेंगे बच्चों, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उसमें क्या होगा, इस तरह से परत आपका बन जाएगा। तो बी आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है शुष्क बर्फ क्या होती है, ठीक है, ड्राई सेल। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ड्राई आइस, ठीक है, जिसको शुष्क बर्फ हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है। तो ये जो आपका होता है बच्चों, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शुष्क बर्फ आपको बोलते हैं, ठीक है, जिसको D2O के जो है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है बच्चों, शुष्क बर्फ, यानी या फिर ड्राई आइस इसको बोला जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। देखिए आपके घर में जो वायरिंग वगैरह होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है। एक क्या होता है, मेन कनेक्शन के बीच में क्या होता है, एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है, फ्यूज लगा होता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज या कुछ भी आता है तो क्या होता है बच्चों, ये फ्यूज टूट जाता है और आपके घर में जो भी चीज़ें लगी होती है, ठीक है, जो भी उपकरण लगा होता है वो जलने से क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। तो आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में आने वाली तार होती है, सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि फ्यूज में जो है किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज में जो आपका तार प्रयोग होता है बच्चों, वो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, जो क्या होता है, ज़्यादा वो क्या करेगा, वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे ही एक्सेस वोल्टेज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बीच से टूट जाएगा आपका, ठीक है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। टीन और शीशे का ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ठीक है। फ्यूज में लगे तार जो होते हैं बच्चों, वो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। एक पत्थर को अगर आप चांद से क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह पर फेंकेंगे या फिर उसको लाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा, बताइए। तो इसमें होगा बच्चों आपका, इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं, ठीक है। जैसे ही उसको आप भेजेंगे तो क्या होगा, इसका भार जो है आपका बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए जितना नीचे आते जाएगा उसमें उतना ही गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। इसके वजह से उसका क्या होगा, भार जो है बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उसका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, ठीक है। जस्ता से एक बर्तन पर अगर आप विद्युत लेपन करते हैं तो इस विधि में क्या होता है। तो इस विधि में होता है बच्चों, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को जो है आपका ऋण ध्रुव बनाया जाता है। जैसे ही आप क्या करेंगे, जस्ता से किसी बर्तन पे विद्युत लेपन की विधि करेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बर्तन को आपको जो है प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस ध्रुव, और जस्ता को आपको जो है माइनस मतलब ऋणात्मक ध्रुव जो है आपको बनाया जाता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वायु में जो मुख्यतः गैस होती है वो सबसे पहला गैस होता है आपका नाइट्रोजन, ये आपका 78% के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, लगभग 21% आपका ऑक्सीजन होता है। इसके बाद जो है आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। तो CO2 गैस जो होता है आपका 0.03% होता है, ये आप सभी को पता है। उसके अलावा आपका जल वाष्प वगैरह होता है, क्या होता है, जल वाष्प वगैरह जो है आपका होता है, ये आपको 0.4% के आसपास जो होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस जो है वो नहीं होती है। तो वायु में जो है आपका रेडॉन आपका नहीं होता है, रेडॉन जो है आपका वायु में नहीं होता है बच्चों। तो डी आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो आपका पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, संवेग या फिर इसको वेग भी बोल ले, तो ये बराबर क्या होता है, एम भी बट्टा भी होता है,
ठीक है। जहाँ आपका क्या होता है बच्चों, जहाँ जो है आपका m बराबर आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। m बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है, और v बराबर क्या होता है, v बराबर जो है आपका वेग, v जो है आपका क्या होता है, वेग होता है। तो पूछा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इससे जो आपका भौतिक राशि प्राप्त होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा, द्रव्यमान प्राप्त होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपका प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह के जो भी ऑक्साइड होते हैं बच्चों, उसका जो सामान्य गुण होता है वो होता है आपका बेसिक और एसिड। ये उभयधर्मी तरह से होता है, बिल्कुल सही, ये बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी आंसर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है कि बल गुणनफल है, यानी कि बल जो है वो किसका गुणनफल है। तो आप सभी को पता है बच्चों कि एफ बराबर क्या होता है, एक सेकंड रुक जाइए अच्छे से लिख देते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है ना। तो ये किसका गुणनफल है, तो ये आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है ना। एम बराबर आपका हो गया क्या, द्रव्यमान, ठीक है, और ए से आपका एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो ये किस किस का हो गया, आपका द्रव्यमान और त्वरण का हो गया ना। तो बी आंसर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बल जो है आपका द्रव्यमान और त्वरण का क्या है, गुणनफल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर, पूछा जा रहा है इसमें कि एक तत्व x के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिकों का जो कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए जैसे ही इसको हाइड्रोजन के साथ करेंगे, ये मान लिया x है और इसके बोल रहा है कि इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। तो डी आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सदिश राशि में क्या होता है आपका, दिशा और परिमाण जो है दोनों होता है। तो इसमें से बोला जा रहा है कि कौन जो है आपका सदिश नहीं है। ठीक है, सदिश नहीं है। तो जो सदिश राशि होगा उसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तो देखिए विस्थापन में दिशा और परिमाण होता है, वेग में भी होता है और बल में भी होता है, लेकिन आयतन में जो है आपका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, चलिए तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है बच्चों, वो अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड कैसा होता है, ये आपका अष्टफलकीय होता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है बच्चों, वो है 1000 मीटर से। मतलब 1000 मीटर बराबर कितना मीटर होता है, सॉरी कितना किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर होता है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही सा प्रश्न था, लेकिन पूछा जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप आपको बता दें बच्चों, ये जो खोज किया गया था ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। डी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें बच्चों कि गैलीलियो जो है यह इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये आपका इटली के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के द्वारा बच्चों क्या किया गया था, टेलीस्कोप का खोज जो है आपका किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। 1609 ईस्वी में जो है इनके द्वारा क्या किया गया था, टेलीस्कोप का आविष्कार जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो देखिए बच्चों, त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है A = V - U/T। ये तो आप बचपन से पढ़े होंगे, 11 12 में भी पढ़े होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे ए आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का यही आपका सूत्र है। चलिए जहाँ पे आपका ए बराबर हो जाएगा त्वरण, ये ए बराबर क्या होता है, त्वरण होता है, ये भी आप जान लीजिए। और यू जो है तो सॉरी हाँ, यू जो होता है बच्चों, ये आपका प्रारंभिक वेग होता है और भी होता है आपका अंतिम वेग। ये होता है अंतिम वेग और ये आपका प्रारंभिक वेग होता है, और टी जो होता है आपका समय होता है। ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार जो है किसने किया था। ये तो काफ़ी ही सिंपल प्रश्न है और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है बच्चों, राइट बंधु यानी कि जिसको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही किया था। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो बोला जाता है बच्चों, वो आपका तरंग दैर्ध्य होता है। वो क्या कहलाता है, आपका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो आपका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, चलिए तरंग का जो वेग होता है बच्चों, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तरंग का जो वेग होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आपका आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। ठीक है,
आवर्ती गुण क्या होता है आपका तरंग दैर्ध्य जो है आपका ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए ऋणात्मक आवेश किस में होता है। देखिए अल्फा एक्स किरण में तो ऋणात्मक नहीं होता है, अल्फा किरण में भी आपका ऋणात्मक नहीं है, लेकिन बीटा किरण में आपका क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक आपका होता है। ठीक है, बीटा किरण में आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो देखिए अगर किसी भी परमाणु में 2 प्रोटॉन होगा 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसका जो आपका हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान संख्या पूछा है ना, उसका द्रव्यमान संख्या आपका कितना होगा, 4 होगा। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के साथ निकाल सकते हैं, या फिर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़िए और जो आता है वही होगा। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या 2 है प्लस यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन की 2 दिया है तो फिर भी 4 आएगा, या फिर न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का निकालिए फिर भी आपका 2 + 2 मतलब 4 ही आएगा। तो क्या होगा, बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु ठीक है धातु तत्वों के लिए होती है। तो ये जो आपका तत्वों के लिए जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक संरूपण वो होता है 288 का। कितना का होता है, 288 का होता है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा तो आपका सूर्य से प्राप्त होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, सूरज की किरण से बच्चों ये हमको प्राप्त होता है। तो क्या होगा, सी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं। देखिए पढ़ने के लिए जो बच्चे वगैरह ठीक है जो यूज करते हैं ग्लास, ठीक है मतलब चश्मा, वो किस प्रकार के लेंस होते हैं। तो ये जो आपका लेंस होता है बच्चों ये साधारण लेंस होता है। ठीक है, ये किस तरह का लेंस होता है, साधारण लेंस होता है। अगर आपके आंख में कोई भी दोष नहीं है फिर भी आप पढ़ने के लिए सिर्फ जो है चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपका सिंपल लेंस होगा जो क्या करेगा, आपके आंख को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, ये जो आपका बल्ब होता है बच्चों, ठीक है, ये जो आपका बल्ब होता है मान के चलिए ये बल्ब है आपका, ठीक है, बल्ब का जो ये फिलामेंट बीच वाला बना होता है बच्चों, ये फिलामेंट ये किस धातु का होता है, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो ये जो आपका होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया जो है आपका क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को बच्चों ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस कपूर से अगर कपूर वाष्प आप बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना बच्चों जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ठोस पदार्थ को सीधे गैस में आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ को बिना द्रव में पिघले हुए आप सीधे उसको क्या कर सकते हैं, वो सीधा आपका गैस बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, देखिए कपूर को अगर आप जलाएंगे तो कपूर आपका ठोस होता है, जैसे ही आप उसको जलाएंगे तो वो पिघले बिना क्या होगा, डायरेक्ट गैस में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक है, तो सामान्य ताप पे जो द्रव होता है बच्चों वो होता है आपका पारा। क्या होता है, पारा। और पारा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। आप सभी को पता होगा थर्मामीटर में जो आपका चमकीला पदार्थ होता है बच्चों वो आपका पारा होता है। और यह क्या है बच्चों, एक ऐसा मात्र धातु है बच्चों जो द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है। पारा ही एक ऐसा मात्र धातु है जो क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है। ठीक है, सबसे सख्त अगर बात करें तो देखिए हीरा जो है सबसे आपका सख्त होगा। सख्त बोले तो कठोर। ठीक है, सबसे कठोर आपका हीरा होता है। ठीक है, और ये हीरा जो है आपका कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ये भी बात आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर में जो अर्धचालक की तरफ प्रयोग किया जाता है वो आपका जर्मेनियम धातु होता है। कौन सा होता है, जर्मेनियम जो होता है उसको आपको प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में, किसकी तरह, अर्धचालक की तरह जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो साबुन बनाने में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है बच्चों वो वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल का प्रयोग बच्चों साबुन बनाने में आपका किया जाता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने के लिए जो हम लोग गैस प्रयोग करते हैं बच्चों वो कौन सा गैस होता है, वो होता है आपका मीथेन। कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
खाना पकाने में जो एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है ना बच्चों, ये आपका खास करके क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें तो एलपीजी में तो आपका क्या होता है बच्चों, आपको पहले भी हम बताए थे एक दिन कि ब्यूटेन और आपका प्रोपेन जो होता है उसका मिश्रण होता है। लेकिन देखिए, खाना बनाने के लिए जो है मुख्य रूप से आपका मीथेन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका जो कैसे बनाया जाता है, देखिए गोबर गैस वगैरह का नाम आप सुने होंगे। जो गोबर से गैस वहाँ पे जो उत्पन्न किया जाता है उससे आपका मीथेन गैस ही निकलता है, और उससे भी आप क्या कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार आपका सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहन से जो आपका गैस निकलता है बच्चों धुआं के रूप में, वो कौन सा गैस होता है। ठीक है, जितने भी मोटर गाड़ी होते हैं बच्चों, डीजल पेट्रोल वाले, उससे जो निकलते हैं धुआं, वो कौन से गैस होते हैं, तो वो आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये आपका काफ़ी ही खतरनाक गैस होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, प्रदूषण आपका फैलाता है। ठीक है, ये गैस को आपको जैसे ही लगेगा तो इससे आपको आंख और नाक वगैरह में जलन होने लगेगी, आप लोग कभी भी ध्यान इस पर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, ठीक है, कौन सा है बताइए। तो डॉक्टर द्वारा जो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपका जो गैस होता है बच्चों, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हास्य के रूप में बोला है ना, हास्य गैस। ठीक है, इसको लाफिंग गैस के भी नाम से आप हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, ये गैस अगर आपको सुहा दिया जाए या फिर इस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अचानक हंसने लगेंगे। ठीक है, तो लाफिंग गैस के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो गैस आपका क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है आपका। ठीक है, N2O, जिसका फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है टरबाइन या फिर डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, विद्युत, इसमें जो आप टरबाइन हो गया या फिर डायनमो वगैरह से जो आप बिजली प्राप्त करते हैं बच्चों, तो इसमें जो आपका परिवर्तित होता है ना, वो होता है आपका मैकेनिकल ऊर्जा, क्या होता है आपका, परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा या फिर मोटर बोल सकते हैं उसको, उस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न थे बच्चों, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग इसको शुरू से नहीं देखे तो आप लोग शुरू से जाकर के फिर से देख लीजिएगा, जो बच्चे अगर लेट से देख रहे होंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एलजीआर स्टडी ऐप पे, तो जो बच्चे एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कम समय में और भी आपका बेहतर तैयारी हो जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच को। ओनली फॉर 499 रुपया बच्चों इसका प्राइस है। अगर आप इसको कॉल करके, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करने के बाद अगर आप लेते हैं तो 100 रुपया आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग लेने से पहले चाहे तो मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। मैसेज में लिखिएगा कि सर हमको कोर्स ज्वाइन करना है आईटीआई का, हमको डिस्काउंट कूपन दीजिए। तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, डिस्काउंट कूपन हम आपको दे देंगे, जिससे 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, और जितने बच्चे पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर ऐप डाउनलोड नहीं किए जहाँ पे पीडीएफ मिलता है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी ऐप, जैसे ही सर्च करेंगे तो ये दो एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। ये दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है बच्चा। पहला एप्लीकेशन है ये रेड लोगो वाला, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और दूसरा जो है व्हाइट लोगो वाला, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो रेड लोगो वाले पर दो सुविधा आपको मिलेगा। पहला तो पेड कोर्स का, कोई बच्चा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ का, यूट्यूब पे जितना भी क्लास होता है उसका पीडीएफ फ्री में आपको यहाँ पे डल जाता है, तो यहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन है बच्चों, ओनली फॉर 3 MB का एप्लीकेशन है। कितना का, 3 MB का, आपका स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा ही सुविधा आप लोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। जैसे फ्री पीडीएफ हो गया, फ्री ऑनलाइन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल वगैरह भी बहुत सारा इसमें डला हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, क्विज हो गया। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, फ्री में आप इसको डाउनलोड करने के बाद जो है दे सकते हैं। तो दोनों एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।